नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर में विजय संकल्प महारैली में भरेंगे हुंकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन। मंत्री अग्रवाल ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की कही बात, कहा निर्णय के आधार पर लेंगे फैसला। कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू से ACB और EOW की पूछताछ। 6 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। मोला मानपुर में पागल कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 3 बच्चियों समेत 4 लोगों पर किया हमला। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। आज बस्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। बस्तर में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जिस दौरान रैली को वो संबोधित करेंगे। बस्तर में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली में आज प्रधानमंत्री हुंकार भरने जा रहे हैं। बस्तर के छोटे आमाबाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छोटे आमाबाल में आयोजित महारैली में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। बस्तर से महेश कश्यप प्रत्याशी हैं। प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर सीट में भी चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और इसके लिए अब सिर्फ 10 दिनों का समय। 19 अप्रैल को पूरे देश में 102 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। 1 लाख लोग आज इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। हालांकि नक्सल इलाका है और इस वजह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर ही चुनाव होने हैं। 102 सीटों में से 1 सीट बस्तर भी छत्तीसगढ़ की, जिसमें 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, मतदान किया जाएगा। और उसके पहले मिशन बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर भी वो रवाना होंगे। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। लेकिन आपको अगर बस्तर सीट के बारे में बताएं तो बस्तर सीट के सियासी समीकरण भी आप देख रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने की टक्कर किनके बीच है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं। 10 दिनों का समय है और आज विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मिशन बस्तर में वो पहुंचने वाले हैं। बस्तर के छोटे आमाबाल में ये महारैली आयोजित की गई है, जहां पर बृहद जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 लाख लोग इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। जिस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उस रैली की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बस्तर का ये छोटे आमाबाल जो क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बस्तर में लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें कि महेश कश्यप यहां से बस्तर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से कवासी लखमा इस सीट पर प्रत्याशी हैं। तो बस्तर की जो आमने सामने की लड़ाई है, रण में कौन कौन है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप सिर्फ 10 दिनों का समय बाकी है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें पूरे देश में 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिसमें से छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर है। बस्तर में भी प्रथम चरण के चुनाव होने और उसके पहले विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मिशन बस्तर में किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, ये डिटेल जानकारी ले लेते हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता नरेश मिश्रा से। नरेश, प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है और आज विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया है। चूंकि छोटे आमाबाल वो क्षेत्र है जहां पर थोड़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, इसलिए आज से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह के पूरे इंतजाम आप देख पा रहे हैं?
देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार सुरक्षा की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कई स्तर पर जो पुलिस फोर्स है उन्होंने अलग अलग घेराबंदी की है पूरे क्षेत्र की, क्योंकि करीब 1 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि इसमें आसपास की 5 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1 लाख जो लोग हैं वो इस जनसभा में शामिल होंगे। तो एक बड़ी कार्यक्रम की तैयारी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के भी उसी तरह से इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो प्रदेश के साथ साथ बस्तर के प्रमुख अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री की जो आसपास की सुरक्षा है वो एनएसजी ने और उनके कमांडोज ने पिछले 2 दिनों से संभाल रखी है। तो ये पूरी एक कड़े सुरक्षा इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं। पिछले कुछ सालों से इस इलाके में अपेक्षाकृत नक्सल गतिविधियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके आसपास के दायरे में नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगते हैं, इस वजह से इस पे सुरक्षा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। करीब 12:40 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भारतीय जनता पार्टी की सभा स्थल पर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ स्थानीय जो आमाबाल का जोगी परिवार है, जो दशकों से परंपरागत तौर पे दशहरे के प्रमुख आयोजनों का हिस्सा होता है, उनके अलावा जो बस्तर के आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, अलग अलग समाज के ताल्लुक रखते हैं, पंचायतों के जो मुखिया हैं, सामाजिक मुखिया हैं, उनसे भी कुछ लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री की इस दौरान हो सकती है। और एक तरह से छत्तीसगढ़ में पहला ही जो वोट होगा 19 अप्रैल का, वो सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट पर है। तो इस लिहाज से ये रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो विजय संकल्प का शंखनाद है 370 प्लस या 400 तक पहुंचने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संदेश भी देंगे इस जनसभा के जरिए। निश्चित तौर पर नरेश, और बेहद महत्वपूर्ण ये सीट भी है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो बस्तर में हालांकि विधानसभा में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में बस्तर सीट जो है वो पिछली बार कांग्रेस के खाते में थी। और ऐसे में जब 11 के 11 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है तो ऐसे में ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और नाम भी आप देखिए, विजय संकल्प शंखनाद महारैली, और एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव के साथ ही देश भर में शंखनाद हो जाएगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जीत नहीं पाई थी, पर काफ़ी कम, करीब 33,000 के आसपास के मतों का अंतर था। बहुत ज़्यादा अंतर ये नहीं था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस बार ये ट्रेंड बदलेगा। और अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही और इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर कोर वोटर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ता रहा है, उन वोटर्स को साधने की एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और इसी के तहत जो है बूथ स्तर पर भी प्रबंधन को लेकर ठीक एक दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने शिव प्रकाश, उन्होंने बैठक भी ली थी। 6 राज्यों के प्रभारी भी हैं वो, और उन्होंने बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन और कार्यकुशलता की समीक्षा भी की कि इस बार जो लक्ष्य तय किया गया है 70% प्रति बूथ पर 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने का लक्ष्य, तो वो उसकी भी उस स्तर पर भी समीक्षा की गई है। तो माना जा रहा है इसकी भी एक तैयारी की एक सामान्य रिपोर्ट जो है या सामान्य तौर पर जानकारी की यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी हो तो ये उस वक्त दी जा सकती है इस बैठक के दौरान। बिल्कुल नरेश, वैसे एक जानकारी मैं आपसे और जरूर यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ऐसे में 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव बस्तर में भी संभवतः हुआ है। मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या वहां पर आज बारिश की कोई संभावना तो नहीं? नहीं, देखिए, मौसम बिल्कुल प्रदेश के साथ साथ बस्तर में भी बदला है। एक तरह से बड़ी राहत की बात है बस्तर के लोगों के लिए, क्योंकि कल जो तापमान था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। आज हवाएं भी चल रही हैं और मौसम में तापमान में गिरावट भी है, लेकिन बारिश के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में अनुमान जताया है कि हो सकता है कल ये बारिश हो। तो संभव है कि अगर 3 बजे तक ये सभा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है देर रात तक बारिश या कल सुबह बारिश हो। तो पर एक राहत है कम से कम कार्यकर्ताओं और आम लोगों के जो इस तपिश भरे लोकसभा चुनाव के माहौल में इस सभा में शामिल होते हैं। जी, चलिए नरेश, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बहुत ही अहम महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विजय संकल्प शंखनाद महारैली। इस पर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं आगे की खबरों का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। लेकिन कल वो पत्थलगांव के दौरे पर थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें जीत का मंत्र दिया। साथ ही मोदी
सरकार की उपलब्धियां को भी उन्होंने गिनाया और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला। कांग्रेस नेता चरणदास महंत जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया था, उस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इसीलिए वो उस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं IBC 24 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सम्मेलन में सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही। वहीं लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया, लोकसभा प्रभारी प्रबोध मिंज और प्रबल प्रताप सिंह जतेऊ भी इस सभा में मौजूद रहे। चुनाव संपन्न हो जाए, चुनाव के बाद इस पर भी विचार करेंगे और इसको भी लागू करेंगे, कहीं वो हम लोग की मोदी की गारंटी में है। थैंक। और अब खबर राजधानी रायपुर से आपको बता दें कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल कई महीनों से गायब हैं। ईडी कार्रवाई से बचने के लिए बताया जा रहा है कि रामगोपाल अग्रवाल काफी लंबे वक्त से यहां से गायब है। मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वार पलटवार भी होने लगा है। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान से ही गायब है। कांग्रेस के पदाधिकारी भी गायब हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का इस मामले में पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम कर रही है। तो बयानबाजी, सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी हमारे नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, हमारे नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी ही चुनाव के मैदान से गायब है, जनता के बीच से गायब है। कांग्रेस के पदाधिकारी भी उसी तरह से गायब है। नेताओं को डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रही है। ये सवाल तो हम उनसे पूछना चाहिए, हमको उनसे पूछना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, अब सवाल हमसे पूछ रहे हो। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सली घटनाओं और पुलिस के एक्शन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो दुखद है, बस्तर में शांति स्थापित होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव-गांव तक विकास पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के लिए सरकार हर वक्त तैयार है, विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर दिए बयान पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को हराया है और अब लोकसभा चुनाव में भी जनता जो है वो कांग्रेस को करारी हार देगी। आपसी गुटबाजी का मसला तो ऐसा है, वहाँ पर तो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटकर उनको टिकट दे दी गई और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं एक नया कैंप खोलकर बैठे हैं। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई है, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ। तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए भाई। शालेय शिक्षक संघ के साथ ही छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। तो दूसरी ओर डीएलएड शिक्षक बीएड के डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर डीएलएड के डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी देने की अपील भी रखी गई। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सरकार के दौरान 4 मई 2023 को डीपीआई ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा भी करवाई गई और 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। 11 अगस्त 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। अब हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 6 महीने की सेवा के बाद पदमुक्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सब आए हैं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे।
और अब बात करते हैं कोयला घोटाले की। आपको बता दें कि कोयला घोटाले में अधिकारियों से पूछताछ खत्म हो चुकी है। जेल में बंद रानू साहू और सौम्या चौरसिया से कल अंतिम दौर की पूछताछ की गई। 4, 5 और 7 अप्रैल को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति कोर्ट ने दी थी। रविवार को दोनों से करीब 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। आपको बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की एक बड़ी टीम ने दोनों से ही पूछताछ की। पहले से ही सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी, जिसके बाद 6 घंटों की ये बातचीत हुई है, 6 घंटों की पूछताछ की गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि दोनों ही अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। हालांकि एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। आपको बता दें कि विशेष कोर्ट ने पूछताछ की अनुमति दी थी, जिसके तहत 4, 5 और 7 अप्रैल को दोनों निलंबित अधिकारियों से पूछताछ की गई। एक एएसपी और 2 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल थे और इस टीम ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की है। 4, 5 और 7 अप्रैल को विशेष कोर्ट से अनुमति मिली थी पूछताछ के लिए और तीनों ही दिन लगभग 7 से 8 घंटे की पूछताछ दोनों निलंबित अधिकारी से की गई। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कोई संतोषजनक जवाब तीनों ही दिन की पूछताछ में दोनों ही निलंबित अधिकारियों ने नहीं दिए हैं। हालांकि एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने इस मामले में नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से निकलकर ये खबर जरूर सामने आ रही है कि दोनों ही निलंबित अधिकारियों ने किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर के एक सनसनीखेज वारदात की। आपको बता दें कि रायपुर के एक होटल में काम करने वाली एक महिला कर्मी के साथ रेप की घटना हुई है। रेप और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला टिकरापारा क्षेत्र का है, जहां पर यह होटल संचालित होता है। जानकारी के अनुसार आरोपी चंदूलाल साहू ने पहले अपने होटल में काम करने वाली एक सहकर्मी युवती से दोस्ती की, प्यार के जाल में फंसाया, मौका पाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पूरे 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हद तब हुई जब आरोपी पीड़िता से पैसे की मांग भी करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने आखिरकार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर आरोपी युवक को पता जब ये चला कि महिला ने शिकायत की है तो उसने उसका वीडियो भी वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अवैध वसूली और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को धमतरी से अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। व्यक्ति है चंदूलाल साहू, वो अपने साथ काम करने वाली सहकर्मी का साथ पहले तो प्रेम संबंध स्थापित किया। प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद उसके द्वारा उसका चुपके से वीडियो बना लिया गया था और वीडियो को बनाकर बाद में उसके द्वारा जब वीडियो को उसको दिखाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसका दैहिक शोषण किया गया और फिर पैसे की मांग करके जब वो लड़की जब थक गई तो उसके बाद यहाँ थाने में आकर उसने शिकायत की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में फास्ट अंदाज में। एमपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 2 बजे मुरैना के सबलगढ़ पहुंचेंगे सीएम सबलगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान बड़ा हादसा टला। कार्यक्रम के मंच में से 2 मंच गिर गए। दरअसल मंच में क्षमता से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए चढ़ गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। भोपाल में कोलार पुलिस ने विरासा हाइट्स के फ्लैट पर मारा छापा। फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियों के चलते रहवासियों ने दी थी सूचना। हाई प्रोफाइल सट्टा खिलाए जाने की थी आशंका। बालाघाट में पीछे से चीर जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज। जीतू पटवारी होटल में मंगोड़े बनाते आए नजर। आरंभा गांव में रोड शो के दौरान पटवारी पहुंचे थे। भोपाल में राजहंस कॉलोनी के रहवासियों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। रहवासी प्रशासनिक भवन का रास्ता बंद करने से बताए जा रहे हैं नाराज। लोगों ने रास्ता नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्र सरकार के पिछले 10 सालों को लेकर युवा क्या सोचता है, इन विषयों पर एक प्रतियोगिता का भी किया गया आयोजन। छतरपुर के बाजार इलाके में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस का चला बुलडोजर। कार्रवाई को बंद करवाने के लिए व्यापारियों ने बुलडोजर के सामने आकर की नारेबाजी। कटनी में 2 व्यापारियों के साथ हुई लूट। 4 लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। लुटेरों ने एक व्यापारी पर चाकू से भी किया हमला। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजों की खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की। चैनपुर थाना क्षेत्र में 7 क्विंटल 58 किलोग्राम के लगभग 2000 पौधे जब्त किए गए। ज्वार की खेती के बीच अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। सागर में मरीज के परिजनों से डॉक्टर ने अभद्रता की, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। रायसेन के हार्वेस्टर में अचानक लगी आग। गेहूं की कटाई के समय आग लगने से दमकल की टीम ने उस पर आग पर पाया काबू। आग लगने से हार्वेस्टर जलकर खाक।
ग्वालियर में रोड किनारे खड़ी कार में लगी आग, 3 कार एक बाइक जलकर खाक। गाड़ी मालिकों को आशंका है कि असामाजिक तत्वों ने गाड़ी में लगाई है आग। कटनी जिले के बहोरीबंद में गेहूं की फसल में आग लगी है। किसान ने ग्रामीण की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कटनी में कबाड़ गोदाम में लगी आग, सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। विदिशा के बासौदा शहर में 11 साल के बच्चे की पलंग से गिरकर मौत। बच्चा पलंग पर लेटकर मोबाइल देख रहा था, अचानक उसके हाथ से मोबाइल छूट गया, जिसे उठाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। केशकाल के नेशनल हाईवे 30 में बस और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल में किया गया भर्ती।